जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है पंकज शर्मा और आज के इस करंट अफेयर के लेक्चर में बात करने वाला हूं आप लोगों के साथ कोंकण शक्ति युद्ध अभ्यास को लेकर। दोस्तों, हाल ही में ब्रिटेन के साथ भारत ने अपना इस युद्ध अभ्यास को संपूर्ण किया है और ये कोंकण शक्ति युद्ध अभ्यास जो है ये 2021 का जो सत्र रहा उसके दौरान किया गया है। कोंकण शक्ति युद्ध अभ्यास जो है वो पहली बार, याद रखिएगा, पहली बार त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास के तौर पर आयोजित किया जा रहा है और ये भारत के पश्चिमी घाट पर ये कर रहे हैं। तो याद रखिएगा कि जो कोंकण शक्ति युद्ध अभ्यास है वो भारत और ब्रिटेन के बीच में होने वाला युद्ध अभ्यास है जो हर साल अपने एक निश्चित समय पे आयोजित किया जाता है। इसके उद्देश्य क्या है? इसके उद्देश्य हैं, एक दूसरे के अनुभवों को साझा किया जाएगा और एक दूसरे के युद्ध स्तर के अनुभवों को साझा करके लाभ प्राप्त करना इसका उद्देश्य है। दोनों देशों के बीच में जो निरंतर सहयोग बना हुआ है उस सहयोग को प्रदर्शित करना भी कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य होता है। जब भी आप इस प्रकार के युद्ध अभ्यास संपन्न करते हैं तो आपसी जो द्विपक्षीय संबंध होते हैं उन संबंधों को मजबूती प्रदान होती है और कहीं ना कहीं इन युद्ध अभ्यासों के माध्यम से पूरी दुनिया के सामने एक संदेश भी जाता है कि ये दोनों देश बहुत ही मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं, एक दूसरे के सहयोग में हैं और किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं। कहीं ना कहीं इसका एक और उद्देश्य है कि जो विरोधी वातावरण है उस विरोधी वातावरण में गठबंधन बलों द्वारा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों के संचालन में सैनिकों का प्रशिक्षण भी किया जाए। तो सैनिकों को इस आपदा के समय में प्रशिक्षण करने में इससे मदद मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये युद्ध अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम भारत और ब्रिटेन के बीच के युद्ध अभ्यासों की ही बात कर रहे हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा भारत और ब्रिटेन के बीच में कुछ और युद्ध अभ्यास भी होते हैं, जिसमें एक नौसेना युद्ध अभ्यास जो अभी की हमने बात की है कोंकण है, इंद्रधनुष जो है ये वायुसेना अभ्यास है और अजय वॉरियर जो है एक मिलिट्री अभ्यास है। ठीक है। हाँ, और कुछ ही दिनों पहले मैंने एक पेट्रोलियम कैंपेन की भी बात की थी जो इधर आयोजित किया गया था और उसमें भारत की जो गोरखा राइफल्स हैं उनको जो स्वर्ण है वो मिला था उसमें। तो हमने उसके बारे में भी डिस्कस किया है और कई बार मैं युद्ध अभ्यास वाले इस चैप्टर को डिस्कस कर चुका हूं दोस्तों, है ना। युद्ध अभ्यास जो है वो किसी भी परीक्षा में कोई सा भी प्रश्न आपको दे सकता है। ये पूछा जा सकता है कि भाई ये युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में हो रहा है, ये युद्ध अभ्यास कहाँ आयोजित किया जा रहा है ना, इसका विषय क्या रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, किसी भी स्तर पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसीलिए मैं इतना डिटेल में आप लोगों से इन युद्ध अभ्यासों को डिस्कस करता हूं। तो ये टॉपिक क्लियर है। अब हम बात करें भारत तिब्बत सीमा पुलिस का 60वां स्थापना दिवस। हाल ही में हमने जो भारत और तिब्बत के बीच में हमारी सीमा है उस सीमा में रक्षा करने के लिए जो पुलिस फोर्स हम लोगों के द्वारा गठित की गई है उसकी स्थापना का दोस्तों 60वां दिवस जो है वो बनाया गया है। याद रखिएगा ये दिवस जो है वो 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया था। कौन सा दिवस? भारत तिब्बत सीमा पुलिस स्थापना दिवस, 60वां दिवस, मतलब आज से 60 साल पहले इस संस्था की, इस पुलिस बल की स्थापना की गई थी। अगर हम बात करें तो दोस्तों ये हमारे देश का एक सशस्त्र बल है और आप जानते हैं कि जो हमारे देश के सशस्त्र बल हैं वो भारत सरकार के अधीन है। जो गृह मंत्रालय होता है वो उनके लिए केंद्रीय एजेंसी के तौर पर काम करती है। ठीक है। जितने भी हमारे देश में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं और उसमें की जो हेड है वो गृह मंत्रालय ही होता है। इस प्रकार से हम देखें तो जो भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल है वो भी एक सशस्त्र पुलिस बल के अंतर्गत शामिल होने वाला एक एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आईटीबीपी। आईटीबीपी की स्थापना दोस्तों 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। अब 24 अक्टूबर 1962 को ये तिब्बत सीमा पुलिस बल को स्थापित करने का उद्देश्य था कि जो भारत और चीन का युद्ध हुआ उस युद्ध के बाद कहीं ना कहीं एक शंका का माहौल बन गया था। चाइना की तरफ से लगातार घुसपैठ होने की शंका बनी हुई थी और घुसपैठ की भी जा रही थी। तो ये भारत और चीन युद्ध के दौरान जो स्थापना की गई इसकी, ताकि इन दोनों देशों के बीच में जो सीमा है उस सीमा पर ये रक्षा का काम करे। क्लियर। और ऊंचाई वाले अभियानों की विशेषज्ञता प्राप्त ये बल होता है ताकि ये सीमा पर रक्षा का काम कर सके। वर्तमान में अगर हम बात करें तो भारत और तिब्बत की सीमा जो है वो पुलिस लद्दाख में काराकोरम दर्रे से लेकर, याद रखिएगा, काराकोरम दर्रे से लेकर अरुणाचल प्रदेश के जेलेपला तक स्थापित है। लगभग 3488 किलोमीटर की भारत और चीन की जो सीमा है इस पर ये आईटीबीपी के जवान जो होते हैं वो सुरक्षा
मुहैया कराती है, यहाँ पर इनका उत्तरदायित्व है ताकि इधर से कोई भी हमारे पास आ ना सके, घुसपैठ ना हो सके। ठीक है, आगे हम बात करें तो ये जो सुरक्षा बल है हमारा भारत तिब्बत सीमा पुलिस जो है, ये कई बार नक्सल विरोधी अभियानों में भी इसको शामिल किया गया है। नक्सल विरोधी अभियानों की हम बात करें दोस्तों, तो आप जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में भी कई नक्सली की समस्या रहती है, तो जब भी हमारे देश में नक्सलों के अगेंस्ट कोई भी अभियान किया जाता है तो उसमें इसको शामिल किया जाता है। आंतरिक सुरक्षा की, इंटरनल सिक्योरिटी की हम बात कर लेते हैं तो भी ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वहां पर भी इनकी तैनाती की जा सकती है। क्लियर। अच्छा, जब इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों, तो इसकी स्थापना पहले पहल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो होता है, सीआरपीएफ जो होता है ना, इस अधिनियम के तहत की गई थी। सीआरपीएफ अधिनियम हमारे देश में 1949 में आया था और इस अधिनियम के अंतर्गत ही हमारे देश में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की स्थापना भी की गई थी। लेकिन बाद में इन दोनों को अलग किया गया। 1994 में जो भारत तिब्बत सीमा पुलिस अधिनियम है वो उसको लागू किया गया था, जो 1992 में पास किया गया था। तो इस प्रकार से जो भारत तिब्बत सीमा पुलिस वाले, उसके लिए एक अलग अधिनियम लाए गए 1992 में, जिसको 94 में लागू किया गया, और तब से भारत और चीन की सीमा के बीच में ये जो सशस्त्र बल है ये काम कर रहा है और अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहा है। कई बार घुसपैठ की कोशिश की गई, जिसको इस सीमा पुलिस बल ने बोल सकते हैं विफल भी किया है। तो इस प्रकार से हमने तिब्बत सीमा पुलिस बल के बारे में जाना, और जाना कि केंद्रीय स्तर की जो भी आपकी सशस्त्र बल होते हैं वो गृह मंत्रालय के अधीन होते हैं, उनके बारे में जो भी डिसीजन होता है, निर्णय होता है, वो गृह मंत्रालय को ही लेना होता है, भारत सरकार के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें तो भारत में कुछ और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों असम में भी एक है, जिसको हम असम राइफल के नाम से जानते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में एआर कहा जाता है। सीमा सुरक्षा बल, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है ये। बीएसएफ बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है जो हमारी सीमाओं को सुरक्षा करती है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इसको हम बोलते हैं सीआईएसएफ। सीआईएसएफ जो है ना दोस्तों, ये औद्योगिक सुरक्षा बल है, औद्योगिक समय पे ये हमारी सुरक्षा का काम करता है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल होता है दोस्तों सीआरपीएफ। सीआरपीएफ के जमानों की भर्ती निकलती है, आप सब जानते हैं। इसके अलावा होता है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, एनएसजी कमांडो। दोस्तों हाल ही में मैंने कुछ दिनों पहले एनएसजी कमांडोज के बारे में भी बात की थी, इनकी स्थापना दिवस की बात हो रही थी, तो मैंने इस बारे में पूरा डिटेल में बताया था एनएसजी कमांडोज कौन होते हैं और इनके कार्रवाई क्या होती है, इनके संदर्भ में नेतृत्व कौन लेता है। अगर आप इससे संबंधित जानकारी चाहते तो हमारे जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर करंट अफेयर में जाइएगा, वहां पर आपको दिख जाएगा एनएसजी कमांडोज के बारे में मैंने डिटेल में चर्चा की थी, तो वहां से इसको भी देख लीजिएगा। तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जो होते हैं इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा होता है सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल का मतलब होता है एसएसबी। ठीक है, तो ये अलग अलग केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है हमारे देश के, जो आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र दिवस। एक्चुअल में ये संयुक्त राष्ट्र दिवस का मतलब यह है कि 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ बोले तो यूएनओ जो है उसकी स्थापना की गई थी 1945 में 24 अक्टूबर के दिन, इसीलिए इस दिन को संयुक्त राष्ट्र दिवस के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और इसको पहली बार सेलिब्रेट कब किया गया था, तो याद रखना है कि 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना भले ही हुई हो, लेकिन इस दिवस को मनाने का जो प्रारंभ किया गया था वो 1948 से किया गया था। 1948 से हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर। और ये कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इंगित करता है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर जो है, संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर था वो 1948 में अस्तित्व में आया था, तो इसके अस्तित्व में आने की स्थिति को चिन्हित करता है ये आपका बोल सकते हैं दिवस। अच्छा, यहाँ पर हम बात करें तो ये संयुक्त राष्ट्र का चार्टर क्या है, तो ये वैश्विक शांति समानता की दिशा में कार्य कर रहे संयुक्त राष्ट्र का एक संस्थापक दस्तावेज है ना। ये एक प्रकार का बोल सकते हैं कि जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी तो उसके दौरान कुछ इंपॉर्टेंट लक्ष्य को निर्धारित किया गया था, जिसको हमने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अंतर्गत शामिल किया गया। ठीक है, जिसमें वैश्विक शांति और समानता की स्थापना बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य थे। ठीक है, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया दोस्तों। आप सब जानते हैं कि 1914 से लेके 1918 तक आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो चला था उसके अंत में ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच जो थे वो थे कहीं ना कहीं आपने अपमानजनक संधि जो थी वो थोप दी थी किसके ऊपर, जर्मनी के ऊपर, और अंत में ऐसा ही हुआ। हिटलर जो था वो उसका उद्भव हुआ और उसके बाद उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत ही बोल सकते हैं तबाही की, और अंत में आप देखें कि
1939 से लेके तो 1944 के बीच में यहाँ पर आपको 44-45 तक सेकंड वर्ल्ड वॉर देखने को मिलता है। 6 अगस्त 9 अगस्त को जापान के नागासाकी हिरोशिमा पर अमेरिका ने जब परमाणु बम गिरा दिया, उसके बाद जो है वो सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, क्योंकि यहाँ पर जापान पूरी तरीके से अस्त-पस्त हो चुका था और उसने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए थे। तो कहीं न कहीं ये सारी घटनाएँ हुई। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब अस्तित्व में आया था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समाप्त होने के बाद इन्होंने संयुक्त राष्ट्र जैसी एक व्यवस्था स्थापित की थी। ये व्यवस्था जो स्थापित की थी, इसका उद्देश्य ये था कि भई आप सभी देशों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाइए, एक समन्वय बनाइए, ताकि आगे कोई सेकंड वर्ल्ड वॉर जैसी परिस्थिति ना हो। अब एक संस्था बनाने के बावजूद ऐसी परिस्थितियाँ बन गई कि सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 45 के बीच में समाप्त हुआ। अब सेकंड वर्ल्ड वॉर जब समाप्त हुआ तो कहीं न कहीं ये संयुक्त राष्ट्र की एक असफलता के तौर पर देखा जा रहा था कि एक संस्था हमने बनाई थी, वो संस्था काम नहीं कर पाई। अंततः बाद में एक और संस्था का लिए एक चार्टर तैयार किया गया था, जिसको संयुक्त राष्ट्र चार्टर कहा गया था। द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हो गया तो 1945 में संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र का प्रारूप तैयार किया गया। इस प्रारूप में 50 देशों के प्रतिनिधि थे। कितने? 50 देशों के प्रतिनिधि जो थे वो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इकट्ठा हुए और इन्होंने 26 जून 1945 को सभी देशों के हस्ताक्षर के बाद संयुक्त राष्ट्र चार्टर जो था उसको उसके रूप में उन सभी उद्देश्यों को स्वीकार किया था। यहाँ से अस्तित्व में आया था संयुक्त राष्ट्र चार्टर 1945 में। और अंततः हम देखें तो पोलैंड जो था वो इस चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाला एक देश रहा, कहीं न कहीं संस्थापक सदस्य के तौर पर बन गया था देश। उसके बाद हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र जो है उसकी आधिकारिक तौर पर जो स्थापना थी वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, ठीक है? और यहाँ से संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो अस्तित्व में आता है। ये अस्तित्व में तब आया जब चीन जैसे देश ने, चीन, फ्रांस, सोवियत संघ हुआ, यूनाइटेड किंगडम हुआ, यूएसए हुआ, अधिकांश देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए, है ना? और संयुक्त राष्ट्र चार्टर की पुष्टि कर दी, तब जाके ये जो है वो अस्तित्व में आया था। अगर हम बात करें दोस्तों तो भारत जो है वो इसका यूएनओ का एक संस्थापक सदस्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रारंभ में पोलैंड के जुड़ जाने के बाद इसमें लगभग 51 देश थे, है ना? जिन्होंने इसकी संस्थापक सदस्य के तौर पर आए थे। आज अगर वर्तमान में हम बात करें तो 193 सदस्य जो हैं इसके अंदर शामिल हैं, है ना? और इसका जो उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र का वो यही है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को सुविधाजनक बनाने में सहयोग प्रदान करेगा, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की तरफ ध्यान देगा, आर्थिक और सामाजिक विकास और मानवाधिकारों की सुरक्षा के साथ-साथ विश्व शांति की दिशा में कार्य करेगा। अब देखिए, इतने अच्छे-अच्छे संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य और काम को सेट कर दिया गया कि आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से, मानवाधिकार की दृष्टि से सभी जगह पर ये काम करेगा। परंतु दोस्तों कहीं न कहीं हम यहाँ देखें कि संयुक्त राष्ट्र की आज प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह इस बात ने लगा दिया है कि आप देखते हैं कि इसको भी स्थापना इसीलिए किया गया था ताकि ये सभी देशों के बीच में एक समन्वय बना के रखे और समन्वय ऐसा बनाकर रखे कि थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसी कोई परिस्थिति ना आए। तो कहीं न कहीं हम 1945 से अभी तक देख रहे हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसी कोई परिस्थिति तो नहीं आई है। इस दृष्टि से तो ये सफल रहा है, परंतु वैश्विक स्तर पर जो जो कार्य हो रहे हैं, जो घटनाएँ घट रही हैं, वो इसकी आलोचना करने वाली घटनाएँ हैं। जैसे हम हाल ही में बात कर लें अफ़गानिस्तान पे। अफ़गानिस्तान में दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा किस प्रकार से मानव अधिकारों का हनन हुआ है और वहाँ के नागरिकों को परेशान किया गया है, वहाँ जो लोग फँस गए थे, उन लोगों के ऊपर अटैक किया गया, आतंकवादी हमले लगातार हुए हैं। तो अफ़गानिस्तान की घटना हुई और कोरोना काल के दौरान जो बोल सकते हैं यूएनओ की जो भूमिका रही है, वो बिल्कुल एक प्रकार से लकवाग्रस्त भूमिका हमको देखने को मिलती है कि जो कुछ भी नहीं कर पाया है। अफ़गानिस्तान के संकट की बात कर लें या फिर कोरोना संकट की बात कर लें, जब आपको यूएनओ की एक अच्छी प्रभावी भूमिका दिखाई नहीं देती है, तो डेफ़िनिटली ये यूएनओ के अस्तित्व पर, उसकी प्रासंगिकता पर एक प्रश्न चिन्ह लगा देता है। तो यहाँ पर ज़रूरत है कि यूएनओ में आवश्यक सुधार किए जाएँ, ठीक है? और सुधार करना बहुत ज़रूरी है ताकि आने वाले समय में हम यूएनओ की एक प्रभावी भूमिका को देख सकें, जिसको लेकर इसको स्थापना की गई है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर हम बात करें तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसके अलग-अलग अंग भी हैं दोस्तों। एग्ज़ाम में कभी-कभी पूछ लेता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। सबसे पहले इसकी होती है महासभा। इसका जो सबसे प्रमुख व्यवस्था है वो महासभा है। इसके बाद इसकी सुरक्षा परिषद होती है। याद रखना, सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य के तौर पर लोगों को चुना जाता है, ठीक है? इसके अलावा हम बात करें तो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद होती है, न्यास परिषद होती है, सचिवालय होता है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है। याद रखेंगे आप लोग। तो ये 6 इसके इंपॉर्टेंट अंग होते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, जो आपको ध्यान रखना है अपने स्तर पर, ठीक है? तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में इंपॉर्टेंट बात की। क्यों? क्योंकि 24 अक्टूबर को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर
1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ जो था वो अस्तित्व में आया था, इसीलिए 24 अक्टूबर को हम इसका स्थापना दिवस सेलिब्रेट करते हैं। आगे दोस्तों आपका जो टॉपिक है वो है आर के लक्ष्मण साहब। आर के लक्ष्मण साहब दोस्तों कौन है? तो आर के लक्ष्मण साहब जो है ना कार्टूनिस्ट हैं, ये कार्टून बनाने में फेमस आर्टिस्ट रहे हैं। कौन? आर के लक्ष्मण जी। और आर के लक्ष्मण की जब आप बात करते हो तो फेमस कार्टूनिस्ट रहे हैं, और इसलिए हम इनका डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इनकी 100वीं जयंती आई है। इनकी 100वीं जयंती आने का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं उन्होंने इनकी 100वीं जयंती पे इनको लेकर एक ट्वीट किया है, इनको श्रद्धांजलि अर्पित की है, और उन्होंने कहा है कि भाई जो कार्टून है उनमें भी सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता का सजीव चित्रण जो है वो दिखाते थे आर के लक्ष्मण साहब। ठीक है, इसीलिए 24 अक्टूबर को जब इनकी जयंती आई तो इनकी जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की थी। लेकिन यहाँ पर प्रश्न केवल इतने से सेक्टर से नहीं पूछेगा आप लोगों से, प्रश्न जो होगा वो करंट टू कोर जाकर पूछता है। देखिए हमेशा जब भी आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो करंट अफेयर में आपको ये जरूरी नहीं है कि जो मुद्दा चल रहा है वो वहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो क्वेश्चन हमेशा जो होता है वो करंट टू कोर जाता है। आप पहले करंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोर को भी देखना बहुत जरूरी है। तो इनके कोर की हम बात करें तो याद रखिएगा, इनका पूरा नाम है रासीपुरम कृष्णस्वामी लक्ष्मण, है ना। हम इनको आर के लक्ष्मण बोल तो रहे हैं लेकिन इनका पूरा नाम हमको पता होना चाहिए। रासीपुरम कृष्णस्वामी लक्ष्मण जो है इनका पूरा नाम है, और इनका जन्म हुआ था 24 अक्टूबर 1921 को। तो 24 अक्टूबर 1921 को इनका जन्म हुआ था। अब ये पॉसिबल है कि एग्जाम में आपसे इनकी जन्म दिनांक या जन्म का वर्ष ना पूछें, लेकिन ये जरूर पूछा जा सकता है कि आर के लक्ष्मण साहब जो है उनका संबंध कौन से स्टेट से या कौन से जिले से। तो याद रखिएगा इनका संबंध जो है वो मैसूर से, इनका जन्म मैसूर में हुआ था। ठीक है, और इनके पिता जो थे वो भी एक उपन्यासकार थे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं कला इनको बोल सकते हैं कि वंश परंपरा में इन्हें प्राप्त हुई है। इसके बाद हम देखें तो 1947 में इनका एक इम्पॉर्टेंट कार्टून जो था वो सामने आता है, क्योंकि इन्होंने 1947 से ही कार्टून बनाना शुरू किया था। और इन्होंने कार्टून बनाने की जो शुरुआत की थी वो बाल ठाकरे के साथ की थी। बाल ठाकरे साहब आप सभी जानते हैं, जो शिवसेना है उसके संस्थापक थे बाल ठाकरे जी। महाराष्ट्र में एक तरफा इनका पूरा कार्यक्रम रहा है। तो बाल ठाकरे साहब जो थे उनके साथ इन्होंने बंबई में द फ्री प्रेस जनरल नाम की जो संस्था थी उसके लिए कार्टून बनाना स्टार्ट किया था। तो 1947 से ये कार्टून की दुनिया में थे, ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे बड़ा काम जो है वो 1951 में आता है। 1951 में इसलिए इनको इंपॉर्टेंट दी गई क्योंकि 1951 में ये टाइम्स ऑफ इंडिया समूह से जुड़ गए थे। जो टाइम्स ऑफ इंडिया समूह है हमारा अंग्रेजी भाषा में सबसे बड़ा अखबार समूह के अंतर्गत आता है ये। तो टाइम्स ऑफ इंडिया समूह से जुड़े हैं, और कहीं ना कहीं इन्होंने इस क्षेत्र में कार्टून की दुनिया में कार्टूनिस्ट के तौर पर वैश्विक स्तर पर ख्याति प्राप्त की है। और इनके कार्टून की दुनिया में किए गए कामों को लेकर कई सारे इन्हें बोल सकते हैं पुरस्कार भी दिए गए। अब इनको क्या पुरस्कार दिए गए वो समझते हैं हम लोग। इन्हें 1973 में पद्म भूषण दिया गया था। दोस्तों पद्म भूषण से नवाजे गए थे ये 1973 में। 1984 में इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया था, जिसको हम एशियाई नोबेल पुरस्कार कहते हैं। इसके अलावा 2008 में इन्हें पत्रकारिता के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया था। और अंततः 2005 में हम बात करें तो इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो पद्म भूषण हो, पद्म विभूषण हो, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हो, रेमन मैग्सेसे अवार्ड हो, कितने सारे अवार्ड से इन्हें इनकी कला के कारण नवाजा गया है। और ये कार्टूनिस्ट की दुनिया में एक फेमस कार्टूनिस्ट के तौर पर स्थापित हुए। और आज इनका जो ओहदा है वो इतना रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इन्हें इनके जन्मदिन पर 100वीं जयंती पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। तो आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया है। इसके बाद हम देखें आपको जो अगला टॉपिक है हमारा वो हम स्पेशल लेने वाले हैं विक्रांत पे, है ना। हमारा जो स्वदेशी युद्ध जो वाहन का ढोने वाला एक पोत है वो बनाया गया है, उसके बारे में मैं अगले अपने टॉपिक में डिस्कस करूंगा डिटेल में। तो आईएनएस विक्रांत पर डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर में। अभी के लेक्चर में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। अगर आप वीडियो को समझ रहे हैं तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।